हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिसीज, फंगल, वायरल एंड बैक्टीरियल ये समझी थी। किस तरीके से ब्रीडिंग की प्रोसेस के जरिए यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस स्पीसीज बताई गई थी। मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एक बार मैं फिर कर लेता हूँ। याद करो कि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है ये जो 9.1 जो टेबल है, आप उसे एज इट इज लिखेंगे, बनाएंगे, याद करेंगे। वीट, हिमगिरी, लीफ एंड स्ट्रिप रस्ट, हिलवंट, इनके लिए रेजिस्टेंस बनाया गया। ब्रेसिका, पूसा स्वर्णिम, करन राई, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर के लिए इसे रेजिस्टेंस किया गया है। कॉलीफ्लावर, पूसा शुभ्रा, पूसा स्नोवॉल K1, इसे ब्लैक रोट एंड कर्ल ब्लाइट ब्लैक रोट, इसके लिए रेजिस्टेंस बनाया गया है। काउपी, पूसा कोमल, बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए इसे रेजिस्टेंस बनाया गया है। चिली, पूसा सदाबहार, ये चिली मुझे एक वायरस और टोबैको मोज़ेक वायरस, इसके लिए इसे रेजिस्टेंस बनाया गया है। ठीक है, म्यूटेशन के लिए आप मूव बीन को याद रखना। मूव बीन रेजिस्टेंस फॉर वायरल डिसीज, येलो मोज़ेक वायरस। और फिर है एक येलो मोज़ेक वायरस के लिए भिंडी, एबेलस मोस्कस ट्रांसफर टू from the wild species result new variety Abelmascus esculentus, प्रभनी क्रांति, है ना। तो ये आप लिख सकते हो। मूंग जो बीन है, मूंग बीन, इसे लिखना चाहिए। मूंग बीन को उत्परिवर्तन द्वारा किसके लिए रेजिस्टेंस बनाया गया है? येलो मोज़ेक वायरस तथा पाउडरी मिल्ड्यू, उत्परिवर्तन द्वारा येलो मोज़ेक वायरस तथा पाउडरी मिल्ड्यू के लिए प्रतिरोधी बनाया गया है। ठीक है, एक तो ये टेबल तो है ही, वो तो समझना ही है। और भिंडी के केस में क्या है? Resistance to yellow moज़ेक virus in भिंडी was transferred from the wild species. ठीक है, प्रभनी क्रांति, इसे कभी मत बोलना। प्रभनी क्रांति, ठीक है, प्रभनी क्रांति, प्रभनी क्रांति भिंडी
भिंडी, अबेल मस्कस, अबेल मस्कस एस्कुलेंटस को जंगली प्रतिरोधक किस्म के से संकरण द्वारा विकसित किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, विकसित किया गया है। यह येलो मोज़ेक वायरस के लिए प्रतिरोधी मानी जाती है। इसे भी येलो मोज़ेक वायरस के लिए प्रतिरोधी माना जाता है। क्लियर? ऐसे माना जाता है ये। तो ये तो कहानी हो गई इसकी। अब एफाइट्स और उसके लिए है ना, तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर द डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट, पेस्ट के लिए रेजिस्टेंस कैसे बनाए गए। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये हमने आपको पढ़ के सुना दिया है। ब्रिसिका पूषा गौरव एफाइट्स के लिए, एफाइट्स एक पेस्ट है, कीट है। फ्लैट बीन पूषा सैम 2, पूषा सैम 3 इनके लिए हैं। जेसाइट्स, एफाइट्स एंड फ्रूट बोरर, इसे आप एज इट इज लिखोगे और इसे आप बनाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये बड़ी इम्पोर्टेंट थे। क्या? Hairy leaves in several plants are associated with the resistance to insect pest, gescites in cotton, cereal leaves beetle in wheat solid stem। ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, हिडन हंगर, ये सब चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। SCP पढ़ा दिया, टिश्यू कल्चर आपको पढ़ा दिया। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इस सेगमेंट में हम लोग आ गए। ठीक, तो इसे समझते हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये तो एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी में ही आएगा। एप्लीकेशन ऑफ बॉटनी। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन, आप हिंदी में लिख सकते हो,
मानव कल्याण के लिए कल्याण में सूक्ष्म जीव का उपयोग। ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि हमारी पृथ्वी का जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो कह सकते हैं पृथ्वी के जैव तंत्र में पौधे, जंतु तथा सूक्ष्म जीव प्रमुख घटक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए हानिकारक होने के साथ साथ उपयोगी महत्व भी रखते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी हैं जो जल, थल, वायु तथा प्रतिकूल स्थानों पर भी पाए जाते हैं। प्रतिकूल स्थानों पर भी पाए जाते हैं, जैसे गीजर, गर्म जल, ठीक, बर्फ की निचली परत में परतों में
ठीक है। कुछ जीवाणु 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रह सकते हैं। जिंदा रहता है। ठीक है। सूक्ष्म जीवों के रूप में सूक्ष्म जीवों के रूप में कवक जीवाणु नेमेटोड्स विषाणु वायरॉइड प्रियॉन को सम्मिलित किया जाता है। अब एनसीईआरटी 12th ने प्रियॉन के लिए खास यहाँ पर एक सेंटेंस यूज किया है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, है ना। इसी के आधार पर आज तक नीट में क्वेश्चन आता रहा। अब लेकिन प्रियॉन एक्चुअली आपके 11th की एनसीईआरटी में भी पूरे डिटेल में आ चुके हैं, तो आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। लेकिन हम यहाँ प्रियॉन के रेस्पेक्ट में जो लिखी गई है, जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, वो मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ। प्रियॉन को प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट प्रोटीन युक्त संक्रामक कारक एजेंट्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है। यह मनुष्यों तथा जंतुओं में संक्रमण फैलाते हैं। ठीक है। इनमें जीनोम अथवा आरएनए अनुपस्थित होता है। ठीक है। जीनोम नहीं पाया जाता, ये सिर्फ प्रोटीन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर होता है कवक एवं जीवाणु संवर्धन माध्यम
माध्यम प्लेट पर वृद्धि करते हैं, जिससे इनके अध्ययन में आसानी होती है। ठीक, अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी ने यहाँ पर एक पूरे पेज में डायग्राम बनाए, ठीक है। आप उन्हें एज इट इज बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहा है, जैसे अभी पिछले साल नीट में एडिनो वायरस पर क्वेश्चन पूछा गया है, एडिनो वायरस है ना। तो यहाँ इस पेज में एडिनो वायरस का डायग्राम है, टीएमबी का डायग्राम है, इसमें कोकस बैक्टीरिया का डायग्राम है, बैसिलस का डायग्राम है, इसके बाद में इसमें आपका बैक्टीरियल कॉलोनी है, फंगल कॉलोनी है ना। तो मैं कॉलोनी बना रहा हूँ ऐसे, ये एक फंगल कॉलोनी ऐसी नज़र आ रही है। मैं चाहता हूँ कि जैसा एनसीईआरटी दिखा रही है वैसे ही आप डायग्राम बनाएं। तो फंगल कॉलोनी ऐसी नज़र आती है, ठीक है। और जो बैक्टीरियल कॉलोनी है वो हमें कुछ ऐसे नज़र आते हैं। दिस इज बैक्टीरियल कॉलोनी, ठीक है। ये बैक्टीरियल कॉलोनी है, ये फंगल कॉलोनी। आप इनके बाकी डायग्राम भी यहाँ अच्छे से बना लेंगे, ठीक है। फिर है यहाँ से जो स्टडी स्टार्ट हो जाती है वो है हाउस होल्ड प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। अगली हेडिंग यही होगी, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। Microbes in household products ऐसे, ठीक है। ये समझ गए। तो ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट की अब हम लोग भी स्टडी करेंगे। अभी अपन ने ये बात डिस्कस की है कि किस तरीके से माइक्रोब्स नेचर में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, किस तरीके से हम माइक्रोब्स को इंक्लूड करते हैं। बैक्टीरिया है, वायरस है, वायरॉइड है, प्रियॉन है। माइक्रोब्स यहाँ एनसीईआरटी में एक पूरा पेज दिया गया है, तो वो आपने समझ लिया है। अब हम चलते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, मतलब घरों में जो एक्चुअली उत्पाद बनते हैं उसमें माइक्रोब्स की कैसे अहम भूमिका होती है या क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ LAB का जिक्र किया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। ये हमारी लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। इसी की बदौलत हम बहुत इम्पोर्टेंट मिल्क प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। ये बैक्टीरिया दूध में उपस्थित केसीन जो प्रोटीन होती है उसे स्कंदित करते हैं और दूध को दही में बदलते हैं। अब ये सारी प्रक्रिया कैसे होती है, ये कैसे हमारे लिए यूजेबल हैं, तो उस पर जिक्र करते हैं, ठीक है। तो LAB
लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दुग्ध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन को स्कंधित कर दही कर्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्कंदित कर कर्ड दही का निर्माण करते हैं, जिससे विभिन्न अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। विभिन्न अन्य उत्पाद भी प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे घी है, बटर है आदि, है ना। छाछ मिलती है हमें इसी प्रोसेस से। अच्छा, दही की थोड़ी मात्रा निवेश द्रव्य इनोकुलम की तरह कार्य करता है। इनोकुलम की तरह कार्य करता है, जिसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया तक की संख्या में जीवाणु एलएबी उपस्थित होते हैं। एलएबी उपस्थित होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये बैक्टीरिया उपयुक्त तापमान पर उपयुक्त वातावरणीय परिस्थितियों में विभाजन कर संपूर्ण दुग्ध में फैल जाते हैं और दही का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह उपयुक्त ताप आदि की उपस्थिति में संपूर्ण दुग्ध में वितरित होते हैं।
वितरित होते हैं। जीवाणु द्वारा विटामिन B12 का निर्माण होता है, जिससे दही की पोषण गुणवत्ता बढ़ती है। पोषण गुणवत्ता बढ़ती है। अच्छा, LEB जीवाणु अमाशय अथवा आंत में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणु की वृद्धि को अवरोधित करते हैं। अवरोधित करते हैं। ठीक है, दे चेक आउट ग्रोथ ऑफ दोज बैक्टीरिया या हार्मफुल बैक्टीरिया इन इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तरीके से LAB हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के इस हिस्से में हमने देखा है कि यहाँ छाछ का बहुतायत में उपयोग होता है और ये हमारे शरीर के लिए साइंटिफिकली भी सही है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है ना। अब बात आती है अगले, एक यहाँ जिक्र है उसका, टॉडी या इडली, डोसा और ब्रेड, इनका जो डफ है वो माइक्रोब्स की एक्टिविटी के द्वारा ही होता है। तो कह सकते हैं इडली तथा डोसा के लिए डफ लोई का निर्माण उड़द तथा चावल से किण्वन द्वारा निर्मित किया जाता है। जिसे जीवाणु द्वारा
किण्वन किया जाता है, किया जाता है। क्लियर? ईस्ट ब्रेड, ब्रेड का निर्माण ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस विसी द्वारा संपन्न किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। अब यहाँ पर वो है सोयाबीन, मछली तथा बांस में किण्वन द्वारा भोजन निर्मित होता है। निर्मित होता है। क्लियर? ऐसे यहाँ बांस से मतलब ये है कि बांस का जो प्रारंभिक जो तना होता है वो काफ़ी मुलायम होता है। इसमें फर्मेंटेशन के द्वारा इसे एडिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है ना। अब यहाँ टॉडी का जिक्र किया गया, ताड़ी, टॉडी। एक्चुअली ताड़ का एक वृक्ष होता है, तो पहले ताड़ के वृक्ष को देख लो, ये है क्या? ऐसे जमीन में ग्रोथ करता है और इसके इस तरीके से कंबाइंड लीव्स होते हैं। Like this. ऐसा ये टॉडी प्लांट, टॉडी प्लांट, ताड़ का वृक्ष, ताड़ वृक्ष। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इसमें इंजरी की जाती है। इंजरी मतलब चाकू से कट लगाया जाता है और यहाँ पर एक पाइप हैंग किया जाता है और पाइप हैंग करने के बाद में यहाँ पर एक मटका अटैच किया जाता है इस तरीके से, है ऐसे, और ये मटके में ये ड्रॉप करके कलेक्ट हो जाता है। तो इसे हम एक इससे निकला हुआ पाम रस कहते हैं। अब इस पाम रस के अंदर सुक्रोज भी होता है, इसमें मिनरल्स भी होते हैं, सारे होते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग, रस स्राव, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा है।
गटेशन और ब्लीडिंग में एक बेसिक डिफरेंस है। गटेशन में बूंदों के रूप में जो जल हानि होती है वो एक्चुअली अनइंजर्ड पार्ट से होती है, मीन्स पत्तियों के किनारे से होती है। सुबह के टाइम ये छोटे छोटे जो साकीय पौधे होते हैं, जैसे अरबी है, घास है, टमाटर है, इनमें। लेकिन जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पर जलवाष्प ज़्यादा होती है, वहाँ पर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होती है, और इस वजह से कहा यह जाता है कि फोर्सफुली जो वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और वहाँ पर अगर कोई इंजर्ड पार्ट होते हैं तो वहाँ से जो जाइलम सेप है खास तौर से वो बाहर निकलता है, और इसके साथ साथ में फ्लोएम का रस भी निकलता है। इसमें चूंकि सुक्रोज है, और सुक्रोज होने से इसमें फर्मेंटेशन से स्लाइटली अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। आपने कभी पाम शुगर सुना हो, तो यही रस को सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, उबाला जाता है, और इससे शर्करा भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसी फर्मेंटेशन से। तो ये अटॉडी प्लांट है, कहा जाता है दक्षिणी भारत के कुछ भागों में टॉडी एक परंपरागत पेय पदार्थ माना जाता है। इसका निर्माण टॉडी प्लांट से प्राप्त रस एवं फल में किण्वन की क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो किण्वन की क्रिया द्वारा ये किया जाता है। अच्छा, तो ये परंपरागत पेय है, और दक्षिणी भारत में खास तौर से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस एरिया में इसे बनाया जाता है। तो इसमें भी फर्मेंटेशन का यूज हो रहा है, मीन्स इसमें भी ईस्ट का ही यूज होगा। ठीक है जी, तो ये टॉडी का कंसेप्ट है। अब आपने चीज और पनीर, इन दोनों के कंसेप्ट सुने होंगे। एक्चुअली यहाँ पर ये चीज और पनीर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर दो तरीके के चीज का जिक्र किया गया है। एक है स्विस चीज़, इसमें बड़े बड़े होल हैं, बड़े बड़े छिद्र हैं, और वो CO2 की वजह से आते हैं। और इसमें जो CO2 का प्रोडक्शन होता है वो एक्चुअली प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी, एक बैक्टीरिया के द्वारा उत्पादित CO2 से होता है। एक चीज़ है जिसका नाम है रॉकी फोर्ट चीज़, और इस रॉकी फोर्ट चीज़ में कहा जाता है कि इस रॉकी फोर्ट चीज़ के अंदर जो उसकी खुशबू है, जो उसकी बनावट है, जो उसका रंग है, वो एक्चुअली एक फंगस के इन्फेक्शन द्वारा आता है, और वो फंगस है पेनिसिलियम। फंगस कौन सी है? पेनिसिलियम। एनसीईआरटी ने पेनिसिलियम का जिक्र नहीं किया है, लेकिन फंगस शब्द लिखा है। तो आप ये सोच सकते हो कि जो चीज़ का प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी लंबा वक्त लगता है,
क्यों? क्योंकि इसमें फंगस का इन्फेक्शन होता है। फंगस का इन्फेक्शन कोई 1-2 घंटे में नहीं होता, और फंगस लार्ज स्केल पर जब सरवाइव करता है तब जाके उसमें एरोमा, टेक्सचर और उसका फ्लेवर, ये सब चीज़ें आती हैं। तो एक बात यहाँ पर समझ लो, एक पनीर आप सुनते हो और एक चीज़ होती है। चीज़ आपने वो पिज्ज़ा पर देखी होगी, काफ़ी मात्रा में चीज़ का यूज होता है। और पनीर को हम 6 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन चीज़ को बनाने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वाद और सारी क्वालिटी के लिए इसमें फंगस इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का होना ज़रूरी माना जाता है। तो ये चीज़ ठीक है। पनीर एवं चीज़ भी दुग्ध उत्पाद माने जाते हैं, ठीक है। चीज का निर्माण सूक्ष्म जीवों की सहायता से होता है। ठीक है। स्विस चीज में बड़े बड़े छिद्र CO2 द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसे प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मनी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्लियर? ये चीज। अब दूसरी चीज है वो है रॉकी फोर्ट चीज। रॉकी फोर्ट
चीज में रंग, स्वाद, बनावट, कवक, पेनिसिलियम, द्वारा उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। उत्पन्न किया जाता है ना। तो रॉकीफोर्ड में जो ठीक है, रॉकीफोर्ड जो चीज़ होती है उसमें जो अरोमा है, टेक्सचर है और फ्लेवर है, वो माइक्रोब्स के इन्फेक्शन, खास तौर से फंगस के इन्फेक्शन द्वारा होते हैं। तो फंगस काफ़ी दिनों तक सरवाइव करता है और फिर उसमें ये सारे कैरेक्टर प्रोवाइड करता है। सो इस चीज़ में जो बड़े बड़े छिद्र हैं उन्हें बनाने का जो काम है वो एक्चुअली वो जाता है श्रेय आपके प्रोपियोनिबैक्टीरियम सार्मो। ये उसके बड़े बड़े छिद्र की रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इसी बैक्टीरिया में जब किण्वन होता है तो लार्ज स्केल पर CO2 बनती है। तो ये चीज़ है ना। तो ये कुछ हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं जो NCERT बेस्ड है। NCERT में इनका डिस्क्रिप्शन क्लियर। तो ये चीज़ अपनी NCERT में एक बात लिखी गई, ज़रा ध्यान देना। वहाँ लिखा है कि पनीर तथा चीज़, हिंदी में खास तौर से, सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली पनीर के लिए ज़रूरी नहीं है कि माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो। पनीर को हम नींबू आदि आर्टिफिशियल केमिकल के द्वारा भी कोगुलेट कर लेते हैं, स्कंदित कर देते हैं और फिर प्रेशराइज करके पनीर बना लेते हैं। चीज़ बनाने की भी जो प्रक्रिया है वो पनीर के जैसी ही है ना। मिल्क लेते हैं, मिल्क को गरम करते हैं और गरम करने के बाद, ठीक है, मिल्क लेते हैं, मिल्क को गरम करते हैं, ठंडा करते हैं और ठंडा करने के बाद में उसकी जो कैसीन प्रोटीन है उसके स्कंदित किया जाता है और स्कंदित करने के बाद में उसे हम प्रेशराइज करते हैं, सॉलिडिफाई करते हैं और सॉलिडिफाई करने के बाद में उसे कुछ समय तक ठंडे पानी में रखते हैं जिससे कि वो स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए और फिर फाइनली वो उसे हम राइपनिंग प्रोसेस में ऐड कर देते हैं, जिससे वो लंबे समय तक उसमें माइक्रोब्स के इन्फेक्शन होते हैं और फिर फाइनली उसमें एक पकने की प्रक्रिया होती है, मैच्योरेशन की प्रक्रिया होती है और तब जाके हमें ये पनीर का प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, तो दुग्ध से दही निर्माण की बात हो गई, इसमें इडली डोसा की बात हो गई। देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें, जैसे सिरका है, सिरका का निर्माण भी कहीं ना कहीं एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया के द्वारा ही संपन्न होता है। इसे केमिकल में रखा गया। हम जो जलेबियाँ खाते हैं उसको भी आपने देखा होगा, तो मैदा एक दिन पहले रखी जाती है, उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस से उसमें CO2 इवॉल्व होती है और फिर नेक्स्ट डे जाके उससे जलेबियाँ बनाई जाती हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप हाउस होल्ड प्रोडक्ट को स्टडी कर लिए हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे बायोगैस है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, है ना, ये सब चीज़। ओके, थैंक यू।